आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-वेईनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में या हार्डी-वेईनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज आल्सो जेनेटिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर एवोल्यूशन, क्योंकि हमने इससे पहले अगर तुम कहीं भी उठा लो, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसा है। ठीक। हम वहां जाने से पहले, टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे इनके दो महान साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है जी.एच. हार्डी और एक का नाम है डॉक्टर विलेम वेईनबर्ग। इनके हिसाब से अगर हम एक पॉपुलेशन उठाते हैं जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रही है, तो इस पॉपुलेशन में जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी, इस पॉपुलेशन में जो क्या अलील फ्रीक्वेंसी होगी, वो जनरेशन टू जनरेशन, लाइक जेन 1 टू जेन 2 से लेके जेन इन्फिनिटी तक, वो क्या रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहेगा। इनके प्रिंसिपल के हिसाब से वो कैसा रहेगा बच्चों, हमेशा रख लो ना, दैट टू बी हमेशा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। बट अगर इन सब में, इन जेन्स में, इन फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंजेस आया, ठीक है, अगर कोई चेंजेस आया तो इसके कारण से क्या होगा, दैट विल लीड्स टू इवोल्यूशन, दैट विल लीड्स टू इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन। एक न्यू स्पीसीज बनने की टेंडेंसी वहां पे बढ़ जाएगी, ये इन्होंने बोला था। करेक्ट। अब देखते हैं इनके डेफिनेशन के बारे में। इनका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इनका डेफिनेशन ये बोल रहा है कि हार्डी-वेईनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ जीन एलील्स। एक पॉपुलेशन है, बहुत सारे जीन्स और एलील्स रह रहे होंगे। करेक्ट, मतलब जीन्स होंगे, उनके एलील्स होंगे। एलील्स वी नो, एलील्स क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बोला जाता है। वो रह रहे होंगे, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये तो मैंने पहले ही बोला है। इसके अलावा यहाँ पे दो चीजें और ऐड होती है कि वो पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, इनफाइनेटिवली लार्ज होना चाहिए। मेटिंग यहाँ पे रैंडम होना चाहिए। हमें ये पता है नेचुरल सिलेक्शन में जो मीटिंग होता है वो रैंडम नहीं होता है, सबसे बड़ी बात, वहां पे रैंडम मीटिंग नहीं होती। तो यहाँ जो मीटिंग होगा दैट टू बी रैंडम होना चाहिए, और वहां पे कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस जैसे म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और माइग्रेशन, ये अपने को देखने नहीं मिलेगा। इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आता है, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, जो फैक्टर्स के बारे में। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या करता है। फॉर नीट पर्सपेक्टिव के हिसाब से एनसीईआरटी क्या बोलता है कि अगर इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या हार्डी-वेईनबर्ग इक्विलिब्रियम में, थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि इसका दूसरा नाम क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये नोट कर लेना, ठीक है। इसमें अगर कोई चेंजेस आया, इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस आया, इन एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस आया, तो उस कारण के वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन हो सकता है। दूसरा एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि ये जो एलील फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में, ये स्टेबल होना चाहिए और कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्टेबल और कांस्टेंट, ये बात याद रख लेना, कांस्टेंट एंड स्टेबल रहना चाहिए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि उस पॉपुलेशन में जो जीन पूल होगा वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। करेक्ट, वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जीन पूल अपने को पता है कि एक जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, तो उनका तो जीन पूल बनेगा, है ना, नंबर ऑफ जीन्स होंगे, तो दैट जीन पूल जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा उसका टोटल कितना होना चाहिए, 1 रहना चाहिए। या सर कितना रहना चाहिए बच्चों, 1 रहना चाहिए। इसके अलावा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि P प्लस क्यू इज 1। हियर P जो है ये क्या है, ये डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को बताता है। Q जो है ये रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को बताता है। क्या जो P है, दिस P हमें ये क्या बता रहा है, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, और Q जो है वो बता रहा है रिसेसिव फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो जो पी स्क्वायर है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी इंडिविजुअल, जिसका जीनोटाइप ए एंड ए होगा, दिस ए एंड ए इज होमोजाइगस डोमिनेंट। करेक्ट, क्या होगा, जो होमोजाइगस डोमिनेंट जो होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, वो पी स्क्वायर से डिनोट किया जाएगा। जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज हेट्रोजाइगस, ये बात याद रखें, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इसमें 2a कैपिटल ए स्मॉल ए से दिखाया जाएगा, ठीक है, दिस इज फॉर द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। वेयर इज क्यू स्क्वायर जो है ये दिखाएगा क्या,
होमोजाइगस रिसेसिव या रिसेसिव ट्रेट के बारे में दिखाएगा। याद रख लेना, इफ क्या बोला जा रहा है, P plus Q is not equals to 1, that may be that there is some kind of evolution going in that population। भाई उस पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हो रहा होगा। चलो अब हम यहाँ नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्या, इनके फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, इनके फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं ये फर्स्ट 5 ये एनसीईआरटी में है, और द नीट पर्सपेक्टिव ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, याद रख लेना। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, दैट इज जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एट लास्ट नेचुरल सिलेक्शन। उसके साथ साथ मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, दैट इज लार्ज पॉपुलेशन। देखो लार्ज पॉपुलेशन का सीन ये है कि वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो चांसेस है वो घट जाता है, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट का चांसेस घट जाता है, इसी वजह से लार्ज पॉपुलेशन हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा डीप स्टडी करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट आता है माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन हुआ, व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव वाला, करेक्ट, होमोजाइगस डोमिनेंट और वहां पे रिसेसिव वाला। अब ये उड़ता उड़ता मान लो यहाँ से ये यहाँ चला गया, अब माइग्रेशन हुआ, ये जाके यहाँ पे अपना पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। कौन, ये भाई साहब, ये जो वी करते जा रहा है, ये भाई साहब यहाँ पे अपना पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा, तुम देखोगे यहां से वो यहां माइग्रेट किया है, जिसे हम बोलते हैं ई माइग्रेशन इमिग्रेशन, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ई माइग्रेशन इमिग्रेशन हो रहा है, एक जगह से वो माइग्रेट कर रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। बच्चों बात यह है, एक बार माइग्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, बट इफ दैट माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल ऑफ टाइम, एनसीईआरटी में भी ये बात लिखा गया है कि माइग्रेशन अगर मल्टीपल टाइम होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट विल लीड्स टू जीन फ्लो। भाई पूरा का पूरा जीन इस नया जगह पे आ जाएगा, इसी वजह से नो टू द माइग्रेशन। इसी वजह से हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है कि माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर माइग्रेशन हुआ, भाई यहाँ पे नया पॉपुलेशन आएगा, नया पॉपुलेशन कौन सा वाला है, ये वाले आगे, ये ब्लैक वाले, अब वहां पे वो अपना पॉपुलेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या करेंगे, अपना पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बोलता है कि बाय चांस कोई रैंडम, अगर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये वाले उठा लो, यहां पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या हो रहे थे, दोनों साथ रह रहे थे। अब बाय चांस क्या हुआ कि ये जो 3 है, ये 3 बंदे चले गए किसी और जगह जाके रहना स्टार्ट कर दिया। क्या किए, ये तीनों जाके किसी और जगह घर बसा लिए। अब मल्टीपल टाइम अगर वो माइग्रेशन कर रहे हैं तो जीन फ्लो हो गया, वो पर्टिकुलर जगह पे जाके रह गए। अब यहाँ पे वही बोला जाता है कि बाय चांस हो रहा है। माइग्रेशन बाय चांस नहीं, वो हम बोल सकते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, बट जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बोलता है कि रैंडम चेंजेस ऑफ द जीन और एलेलिक फ्रीक्वेंसी merely by chance, not occur, not need to occur, no genetic drift। यहाँ पे भी no बोला जाता है, क्यों, क्योंकि अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ तो क्या होगा, वहां पे नया पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये तीनों यहाँ से उठ के यहाँ आ गए। अब ये तीनों उठ के जब यहाँ आ गए तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक हम बोल सकते हैं नया पॉपुलेशन क्रिएट होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट ना दो थ्योरी से बहुत अच्छे से समझाया जाता है। एनसीईआरटी में फाउंडर्स इफेक्ट दे रखा है, हमने बोटलनेक ऐड किया है। बोटलनेक क्या है बच्चों, सुनो, इफ दिस इज अ ओरिजिनल पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स, जैसे कि ब्लू वीड्स, व्हाइट वीड और गोल्डन वीड्स, ये तीनों हम लोगों ने उसमें ऐड किया बोतल में। जब हमने बोतल को ऐसे पकड़ के ऐसे उल्टाया, करेक्ट, हमने बोतल को ऐसे करके ऐसे उल्टाया, तो अगर सपोज ब्लू वाले ही बाहर आए और व्हाइट वाले ही बाहर आए, रेड वाले, ये जो गोल्डन वाले हैं ये बाहर नहीं आए, तो क्या होगा कि इसे हम बोलते हैं बोटलनेकिंग इफेक्ट। बोटलनेक क्या करता है, कुछ ही पॉपुलेशन को बाहर जाने के लिए देता है। इट्स अ बाय चांस, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि तुम फर्स्ट, हम फर्स्ट, ये फर्स्ट, वो फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बाय चांस हो सकता है, ठीक है, बाय चांस वो अगर बाहर आ गए और वो लोग ने अपना नया पॉपुलेशन वहां पे स्टार्ट कर दी। सेम फाउंडर्स इफेक्ट भी है। फाउंडर्स इफेक्ट क्या बोलता है, मान लो कोई अगर सुनामी आया, तूफान आया, माउंटेन टूट गया, जमीन धंस गई, यहां से वहां पॉपुलेशन गलती से अलग हो गए, तो मान लो दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ दी बीटल्स कौन से, एक रेड बीटल, एक येलो बीटल है। दो टाइप की बीटल अपने को यहाँ देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बीटल में से एक रेड बीटल गलती से अलग हो गया,
ये भी वो वी करता घूमता फिरता यहाँ आ गया। अब ये जैसे एक आइलैंड पे पहुंचा, इस आइलैंड पे खाली इसने क्या किया, रेड बीटल्स का प्रोडक्शन किया। इसने क्या किया, रेड बीटल्स का प्रोडक्शन किया। तो ये जो बंदा, ये जो रेड बीटल है, जो इसका ये जो भी जीनोटाइप लेके जा रहा है, और इस बंदे को हम लोग बोल देंगे क्या, दिस इज टर्म्ड एज फाउंडर। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज फाउंडर, और इसी की वजह से इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर्स इफेक्ट जैसे ये वाला, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज म्यूटेशन। क्या है वो, म्यूटेशन। म्यूटेशन में अगर हम यहाँ बात करेंगे, तुम देख सकते हो यहाँ पे सब क्या है, स्मॉल ए का पॉपुलेशन रह रहा है जिनका एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1.1 है। मान लो एक रैंडम म्यूटेशन हुआ जिस कारण की वजह से जो स्मॉल ए था ये कैपिटल ए में कन्वर्ट हो गया, ये डोमिनेंट जीनोटाइप पे कन्वर्ट हो गया। तो ये नाम यहाँ पे इसने पूरी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके चेंज कर दी। तो हम ये बोल रहे थे कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं एक नया जीनोटाइप यहाँ पे पैदा हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। इसी वजह से यहाँ बोला जाता है कि म्यूटेशन कैन लीड्स टू क्या, म्यूटेशन कैन लीड्स टू इवोल्यूशन। साल्टेशन वाला इफेक्ट देता है कि एक बार में पूरा जंप, नया कुछ स्पीशीज आ गया तो ये म्यूटेशन करवा देता है। यहाँ पे इनसाइड में एक चीज लिखा गया है कि माइक्रोवेल एक्सपेरिमेंट जो था कि प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन देखने मिला था, और एक नया फिनोटाइप वहां से अपने को देखने मिला, जिसके वजह से क्या हुआ, एक स्पेशिएशन होगा। स्पेशिएशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इज टर्म्ड एज स्पेशिएशन। उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशिएशन बोलेंगे। ये बात याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एज वी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जब भी दो क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो कुछ इस साइड का फ्रेगमेंट इस साइड के फ्रेगमेंट से क्या होता है, हम बोल सकते हैं रिकम्बाइन करता है, जिस कारण के वजह से वहां पे वेरिएशन आते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है कि ब्रेकिंग एंड रिजॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड दिस विल फॉर्म्स अ न्यू एलील कॉम्बिनेशन, जिसके वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगा, और जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ा तो कहां से कांस्टेंट रहेगा, है ना, कहां से कांस्टेंट रहेगा, यही बात यहाँ पे फिर आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। क्या देखेंगे बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है कि जो नेचर सिलेक्ट करेगा, जिनको नेचर हेल्प करेगा, वही बंदे आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग मर जाएंगे। अभी तो वही हुआ कि मान लो एक काला पत्थर था, काले पत्थर पे दो टाइप के बीटल थे, एक थे कौन से वाले, ब्लैक वाले, होमोजाइगस ब्लैक, हेटेरोजाइगस ब्लैक, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। ए इज यहाँ पे डोमिनेंट है जो कैपिटल ए है। स्मॉल ए अगर आप बात करें, दीज आर द रिसेसिव वन, तो होगा क्या, ब्लैक पत्थर पे व्हाइट वाले बीटल्स को देख के वो लोग खा लेंगे। पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो 0.3 0.7 था, जो बाद में फ्रीक्वेंसी बनी वो 0.7 0.4 बना, उल्टा हो गया। क्यों, क्योंकि व्हाइट बीटल एक दो बच गए, बाकी सारे मर गए। तो जिस वजह से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस तो आ ही रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी वजह से इसे भी हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है कि ये भी नहीं होना चाहिए, वरना पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रहेगा। एनसीईआरटी में ये फिगर सबने देखा होगा, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर है, सबने एनसीईआरटी में ये चीज देखा होगा, करेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज अ ग्राफ जहां पे इंडिविजुअल विद फिनोटाइप दिखाया जा रहा है। ये वो इंडिविजुअल है जो कि नेचुरल सिलेक्शन से फेवर कर रहे हैं, ये मीडियम साइज इंडिविजुअल है जिन्हें फेवर किया जा रहा है। अब इसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं, अब इसमें चेंजेस ये आ सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो ग्राफ ये चेंज हो जाए, और जो इसका पीक है वो धीरे धीरे नैरोअर हो जाए और स्टीपर होने लग जाए। नैरोअर और स्टीपर कुछ इस टाइप, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज टर्म्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या होते हैं, ओनली द मीडियम साइज और द मीडियम इंडिविजुअल्स आर गेट सिलेक्टेड, रेस्ट जो भी आ रहे बीच में सबको उठा के फेंक दिया, हल्का सा भी चेंज आया उठा के फेंक दिया। दैट इज द स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अपने को क्या देखने मिलता है, डायरेक्शनल देखने मिलता है। डायरेक्शनल क्या होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो इन सबको हम बोलते हैं एक्सट्रीम कैरेक्टर्स, ये वाले सारे एक्सट्रीम कैरेक्टर है। अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा एक साइड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है
कि एक्सट्रीम कैरेक्टर को ये फेवर कर रहा है, दूसरे एक्सट्रीम कैरेक्टर को ये फेवर नहीं कर रहा है। तो ये वाला एक्सट्रीम कैरेक्टर को फेवर करेगा और एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को फेवर नहीं करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि एक्सट्रीम ट्रेट्स को या कैरेक्टर्स को फेवर करना और एक साइड को नहीं करना, इस टाइप को हम बोलते हैं कि दिस इज डायरेक्शनल, इट इज मूविंग टुवर्ड वन साइड, एक साइड जा रहा है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दो पीक्स बनती है, दो पीक्स में क्या है, जैसे मीडियम वाला है, जो बीच में मीडियन वाले थे, जो मीडियम ट्रेड्स था उसको कोई फेवर नहीं करेगा, फेवर करेगा किनको, जो एक्सट्रीम ट्रेड्स है। both the extreme traits are getting favored and the medium one is not having any favor from the nature, और जिस कारण से इस सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। इस कारण को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। अब इसका एक एग्जाम्पल जो है नीट 2019 में आया था, जहां बोला जा रहा था क्या, कि जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 2 किलो से लेके 5 किलो तक है, ठीक है बच्चों, जिसमें से जिनका वेट 3 से 3.3 है, वो लोग, जैसे यहां बोला 97 ऑफ द न्यू, जिनका वेट था वो क्या था, 3 से लेके 3.5 सर्वाइव, वो बच जा रहे हैं, ठीक है। और 99% जिनका वेट 2 से लेकर 2.5 था, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 से लेके 5 के बच्चे जन्म हुए, यहाँ पे अगर इसका मीडियन निकालेंगे तो मीडियन समथिंग यहाँ आएगा, तो दिस इज अराउंड 3.3 kgs, करेक्ट, दिस इज अराउंड 3.3 kgs। इससे पहले जो बच्चे थे ये मर जाएंगे, इसके बाद वाले बच्चे भी क्या हो रहे हैं, सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो फेवर किसे किया जा रहा है, बीच वाले को, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं दिस इज अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोला जा रहा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक सिकल सेल एनीमिया की जब बात की जा रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक। यहाँ हम देखेंगे कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, 1 in 400 हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है दैट इज अराउंड 1/400, अगर हम इसका ओनली क्यू की वैल्यू निकालते हैं दैट विल बी अराउंड 1/20, है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग, सॉरी बोथ साइड रूट ओवर कर दो तो वो आ जाएगा, करेक्ट। अगर इसमें भी हम देखेंगे तो क्या होगा कि Q जो आएगा that will be around 0.05, that will be around 0.05। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है ना, कैरियर की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। कैरियर कौन हो सकते हैं, 2pq वाले, 2pq वाले, करेक्ट। तो हमें 2pq कैसे निकालना है, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 है, p इज इक्वल्स टू 1 minus q, that q is around 0.05, तो ये अपने को आएगा 0.95, मल्टीप्लाई कर लेना 2 इंटू p इंटू q, तो 2 इंटू 0.95 इंटू 0.05, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है ना, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर।